नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 में ऑनलाइन मोड में जो परीक्षाएं हुई थी उसमें इंग्लिश के 9 जनवरी 2023 शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यहां पर मैं अवगत करा दूं कि जो 15 नंबर का आपका कंटेंट से प्रश्न पूछा जाता है उसमें 2 पैराग्राफ से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पैराग्राफ वाले प्रश्नों को पैराग्राफ पढ़ के ही आपको जवाब देना होता है, तो उसमें कुछ खास करने को होता नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूं जो कि 9 जनवरी 2023 को पूछे गए थे। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ पर्टिकुलर असाइनमेंट, क्लास, कोर्स और प्रोग्राम आर। यानी कि किसी विशिष्ट असाइनमेंट, किसी विशिष्ट कक्षा, किसी विशिष्ट कोर्स और किसी विशिष्ट प्रोग्राम के अंत में वह एक्वायर किया गया नॉलेज यानी वह अर्जित किया गया नॉलेज, वह अर्जित किया गया एटीट्यूड क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग लर्निंग आउटकम बोलते हैं। यानी कि एक शैक्षणिक सत्र के दौरान जो बच्चे के लिए आउटकम तय की गई है उस आउटकम को अचीव करने के लिए टीचर के द्वारा कुछ प्रयास किया जाता है और बच्चे प्रयास करते हैं, और उस पर्टिकुलर सत्र के बाद या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बच्चे ने कितनी दक्षता हासिल की, इसी को बोलते हैं लर्निंग आउटकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अ टीचर इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू एक्सपेरिमेंट विथ एंड एक्सप्लोर बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज शी इज फोकसिंग ऑन। यानी कि एक शिक्षिका जो है वो बच्चों को मौके प्रदान करती है, किस लिए? कि वह लिखित और मौखिक भाषा को एक्टिविटीज के माध्यम से सीख पाए। तो वह किस पर फोकस कर रही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम लोग चौथे विकल्प से शुरुआत करें, दिया गया है लेक्सिकल अप्रोच ऑफ टीचिंग। लेक्सिकल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि शाब्दिक अप्रोच ये नहीं है। केवल शाब्दिक अप्रोच होता तो केवल मौखिक तौर पर उस भाषा के बारे में टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी भी कराई जा रही है, इसलिए केवल शाब्दिक नहीं होगा। तीसरा देखिए, टेक्स्ट बुक बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो टेक्स्ट बुक बेस्ड भी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मतलब कि किताबों पर आधारित बच्चे को भाषा सिखाई जाती, लेकिन यहाँ पर बच्चे को एक्टिविटी भी कराई जा रही है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, दिया गया है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? इसे हिंदी में समग्र भौतिक प्रक्रिया बोलते हैं। यानी कि जो कुछ भी टीचर के द्वारा बताया जाता है मौखिक तौर पर, उसका बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो कुछ भी, जैसे आप प्राइमरी स्तर में बच्चों को देखेंगे कविता कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो क्या कहा जाएगा कि जब कविता बताया जाएगा तो एक तो लय में बताया जाएगा ताकि बच्चे को मजा आए, इंटरेस्टिंग लगे बच्चे के लिए, और साथ ही साथ बॉडी का भी मूवमेंट उसी हिसाब से किया जाता है। जैसे कि मोटा हाथी शब्द बोला जाएगा तो मोटापे का इशारा करने के लिए दोनों हाथों को फैलाया जाएगा, और हाथी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा किया जाएगा। यानी कि अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, अपने बॉडी के माध्यम से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, इसे बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यानी मौखिक तौर पर कम्युनिकेट करने के साथ ही साथ अपने बॉडी से भी कम्युनिकेट करना, इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर एक्टिविटी कराई जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी शरीर के माध्यम से ही हो। शरीर कहने का मतलब कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा रहा हो सकता है कुछ अन्य एक्टिविटी भी हो सकती है, इसलिए केवल टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में किसी अन्य एक्टिविटी की बात नहीं होती है, सिर्फ बॉडी के माध्यम से कम्युनिकेट करने की बात होती है, इसलिए ये संकुचित हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसा टास्क कराया जा रहा हो जिसमें फ्लैश कार्ड दिखा करके बच्चों को लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा हो सकता है कोई लैंग्वेज गेम खिलाया जा रहा हो। तो ये जितने भी टास्क होंगे, ये जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, वो सब टास्क के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए इसे टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर ऑफ क्लास 1 इज प्लेइंग गेम्स विथ स्टूडेंट वेयर दे आर आस्क्ड टू वॉक, रन, सिट, क्रॉल एंड डू अदर सच एक्टिविटीज, सी इज डेवलपिंग देयर। यानी कि कहा जा रहा है कि कक्षा 1 की एक शिक्षिका है जो कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान विभिन्न प्रकार के गेम खेल रही है, उनके साथ ही साथ और बच्चे भी कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से गेम हैं? तो देखिए, वॉक यानी कि टहलना, रन यानी कि दौड़ना, सिट यानी कि बैठना, और क्रॉल यानी कि घुटने के बल चलना, और इसी प्रकार से अन्य एक्टिविटी भी टीचर के द्वारा कराई जा रही है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह बच्चों में क्या डेवलप करने की कोशिश कर रही है। चलिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल को हिंदी में स्थूल
गतिक कौशल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए हमारा कोई भी गतिविधि करते हैं तो हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। जैसे कि मैं मान लीजिए कि दौड़ रहा हूं तो दौड़ते समय पे मेरा पूरा बॉडी मूवमेंट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस दौरान मैं सिर्फ बैठ करके इस स्क्रीन पर आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा पूरा बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई महिला है, सुई में धागा डाल रही है, तो क्या वो उस समय पूरा बॉडी मूवमेंट करेगा? नहीं, सिर्फ उसकी उंगली मूवमेंट करेगी उस सुई में धागा डालने के संदर्भ में। तो जिसमें बॉडी कम मूवमेंट करता है उसे हम लोग फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, और जिसमें बॉडी ज़्यादा मूवमेंट करता है उसे ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। ठीक है। चौथा विकल्प देखिए, फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी। तो ये फिजिकल भी नहीं है, ये है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यानी कि जो कुछ भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसी पढ़ने के दौरान कुछ एक्टिविटी करना, अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, इसे बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लेइंग गेम्स विथ स्टूडेंट, यानी कि शिक्षिका भी ये बच्चों के साथ ये गेम खेल रही है। जैसे कि प्राइमरी स्तर के बच्चों के विद्यालय में आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे टीचर भी वही एक्टिविटी कर रहे होते हैं कविता पढ़ाने के दौरान, और वहीं देख करके बच्चे भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। यही बोला गया कि कक्षा 1 की जो शिक्षिका है वो भी ये एक्टिविटी करे और बच्चे उसको देख करके एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी कि ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की में ग्रॉस मोटर स्किल को भी सही माना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चलना, दौड़ना, बैठना और घुटनों के बल चलना, तो ये सभी क्या है, ये बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने दोनों विकल्पों को सही मान लिया था। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही था रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से। अगला प्रश्न पूछा गया है, द competencies of learners to understand text and retrieve information from them as well as interpreting the text is। ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है दक्षता, यानी बच्चों की, शिक्षार्थियों की वह दक्षता जिसमें बच्चे टेक्स्ट को यानी लिखित सामग्री को समझ पा रहे हैं और रिट्रीव कर पा रहे हैं। रिट्रीव का मतलब कि उससे फिर इंफॉर्मेशन को निकालना। देखिए रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, यानी उस टेक्स्ट में से कुछ इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर निकाल पा रहे हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है एज वेल इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट इज, यानी इस प्रकार से उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्यों कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा कि जब मैं कोई टेक्स्ट पढ़ूंगा और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उस पैराग्राफ को समझ पा रहा हूं, तभी उसको समझ करके कुछ इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा हूं। इसी को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। ठीक है, यानी कि बच्चा उस टेक्स्ट को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहा है और समझते हुए पढ़ रहा है, तभी वह इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग बात करें तो रीडिंग फ्लुएंसी का मतलब होता है कि धारा प्रवाह पढ़ना। तो यहाँ पर धारा प्रवाह पढ़ने की बात नहीं की जा रही, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की भी बात की जा रही है। बच्चा जब समझेगा तभी तो उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रिट्रीव कर पाएगा कि हाँ इसमें क्या लिखा गया है। और धारा प्रवाह पढ़ने का मतलब पहले विकल्प में जो दिया गया है कि सिर्फ आप एक तरीके से बोल रहे हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, वो ये क्लियर नहीं होगा। क्योंकि धारा प्रवाह बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप लिखे हुए चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ समझ नहीं रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। डिगोटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि डिगोट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी लैंग्वेज लिखा गया, जैसे ये मान लीजिए लैंग्वेज लिखा गया, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको डिकोड करने की केवल बात की जा रही है, उसको समझने की बात नहीं की जा रही। डिकोड करने का मतलब कि बच्चा बस ये समझ पा रहा है कि हाँ ये अंडरस्टैंड शब्द लिखा गया है, ये टेक्स्ट शब्द लिखा गया है, ये एंड शब्द लिखा गया है, लेकिन पूरे इन्फॉर्मेशन को समझ पाएगा या नहीं ये इससे क्लियर नहीं होगा। चूंकि प्रश्न में ही डायरेक्टली हमें बोला गया है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पा रहा है, इसलिए डिकोडिंग भी उत्तर नहीं होगा, डिक्टेशन भी नहीं होगा। क्योंकि डिक्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से वाचन करना, बोलना, तो ये वाचन भी नहीं है क्योंकि अर्थ समझने की बात की जा रही है। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ मोटर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ टंग एंड लिप्स टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि शब्दों को उच्चारित करते समय हमारी जीभ और हमारे होठों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी जो होती है, उस मोटर डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो होता है इसे गणितीय वैफल्य बोलते हैं, गणित वैफल्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा बेसिक गणितीय कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग और अंकों को नहीं पहचान पाता है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। दूसरा दिया गया डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है कि मौखिक संचार कौशल की कमी होती है और अक्सर ये मस्तिष्क क्षति से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डिसलेक्सिया आप जानते ही हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे
जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो मेन कैरेक्टर था बच्चे का, वो क्या करता था, बी और डी में अंतर नहीं कर पाता था, यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट को डिफ्रेंशिएट ना कर पाना, यानी पठन वैफल्य, यानी पढ़ने में अक्षमता, इसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनका जो जीव होता है और जो उनका एक तरीके से होठ होता है, शब्दों के प्रोड्यूस करने के दौरान वो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, ये होता है डिस्प्रैक्सिया में। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प लेव वाइगोत्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, देयर इज नो फंडामेंटल एबिलिटी फॉर लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तब उनके अंदर कोई भी फंडामेंटल एबिलिटी नहीं होती है भाषा को सीखने के संदर्भ में। तो इसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बात ही नहीं की है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ जनरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि सामान्य संज्ञानात्मक विकास के क्रम में जो बच्चे के अंदर भाषा विकास होता है वो उन्होंने कहा था। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की का नहीं है, बल्कि किसका है, वो है आपका जीन पियाजे का। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न हमसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है। चौथा विकल्प देखिए, द चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन की बात की गई है। पुनर्बलन की बात स्किनर करते हैं, ना कि लेव वाइगोत्स्की। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम था सोशियो कल्चरल थियरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब जहां पर भी सोशियो कल्चर आपको दिख जाए या फिर सामाजिक अंतःक्रिया दिख जाए, इंटरेक्शन दिख जाए, वही वाला विकल्प वाइगोत्स्की के अनुसार सही होता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं, और यही सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि कहा यह जा रहा है कि निम्न में से कौन सा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग का सिद्धांत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, निगेटिव सेंस में पूछा गया तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला दिया गया स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में पाड़ बोलते हैं, जो कि लेव वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण टर्म है। बच्चे को जो शुरुआती अस्थायी मदद दी जाती है किसी भी एक्टिविटी के दौरान, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो पीछे से आपके साइकिल का कैरियर पकड़ के कोई सपोर्ट दिया होगा, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं था। जब आपने बैलेंस बनाना सीख लिया तो वो सपोर्ट पीछे से हट गया, इसीलिए इसे अस्थायी मदद बोला जाता है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, अस्थायी मदद होता है किसी भी एक्टिविटी को करने के संदर्भ में। अब एक्टिविटी क्या है, वो टास्क ही तो है, तो इसीलिए ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत आएगा। चूंकि आएगा तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। दूसरा देखिए, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग यानी कि बच्चे बिल्कुल सक्रिय होकर के चीज़ों को सीख रहे हैं। सक्रिय हैं यानी कि कुछ ना कुछ टास्क कर रहे होंगे, तो ये भी सीधे तौर पर टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत आएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, रिप्रोडक्शन टू क्रिएशन। रिप्रोडक्शन टू क्रिएशन, क्रिएट करना यानी कि बनाना, सृजित करना, और रिप्रोडक्शन का मतलब कि चीज़ों को फिर से सृजित करना उस सेंस में है। तो जब भी बच्चा कुछ नया सृजित करेगा तो क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टास्क के माध्यम से या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सृजित करेगा, तो ये भी सीधे सीधे टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें रिफ्लेक्शन ऑन ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, और रिफ्लेक्शन यानी चिंतन करना, उस सेंस में ये कह सकते हैं आप। तो देखिए, लैंग्वेज सिखाने का मतलब है कि मैं आपको अगर अंग्रेजी लैंग्वेज सिखा रहा हूं तो अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं और अंग्रेजी भाषा को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, तो आप अंग्रेजी कहां सीख रहे हैं, उसको तो आप मदर टंग में सीख रहे हैं ना। वहीं बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑन ट्रांसलेशन, यानी कि ज़्यादा चिंतन किस पे किया जा रहा है, केवल अनुवाद करने पर। जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको सीखने की बात ही नहीं की जा रही है। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, तो ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग नहीं है, ये नहीं है, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर लैंग्वेज सीखने की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ उसके अनुवाद पर फोकस करने की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर निगेटिव था। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट्स द टीचर टू, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है भाषा सिखाने के संदर्भ में, वह टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उम्मीद करता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि
लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे की बात करें तो ये सभी इसी अप्रोच से जुड़े हुए हैं। इनका ये मानना है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से खुद से करके सीखेंगे। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये होती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें ताकि वह करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे। ठीक है, बच्चे कोई एक तरीके से कंप्यूटर नहीं है कि पेन ड्राइव लगाएंगे और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी बच्चे को आप पहले से जो नॉलेज है उसको सिर्फ ट्रांसफर नहीं कर सकते, बच्चा खुद अपने नॉलेज को क्रिएट करता है। ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। गिव प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज टू लर्नर्स। प्री कंस्ट्रक्टेड यानी कि मैंने अभी जो आपको उदाहरण दिया कि कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव लगाइए और डेटा ट्रांसफर हो गया, तो यानी कि ये प्री कंस्ट्रक्टेड नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों के माइंड में इंफॉर्मेशन को भर देंगे। नहीं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा अपने अनुभव के आधार पर। तो ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कंस्ट्रक्ट हिज ओन करिकुलम। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि बच्चा खुद से अपना पाठ्यक्रम तय करेगा। नहीं, वो तो काम टीचर का है। बच्चा करके सीखेगा यानी अपने अनुभव से सीखेगा, लेकिन पाठ्यक्रम डिसाइड करने के लिए अलग संस्थाएं हैं, अलग एक तरीके से बोर्ड्स हैं, वो पाठ्यक्रम तय करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम तय किया जाएगा। ये काम बच्चों का नहीं है या फिर टीचर का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए तीसरा दिया गया, मेक लर्नर्स प्रिपेयर देयर ओन टेक्स्ट बुक। यानी कि कहा यह जा रहा है कि बच्चे जो हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो अपनी किताब खुद तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब किताबों तक सीमित नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, हेल्प द लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस। यानी कि बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। यही होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? रेमेडियल टीचिंग, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस एज द टीचर फर्स्ट डायग्नोसिस द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड देन अप्लाइज एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कि कहा यह जा रहा है कि रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें एक प्रक्रियात्मक पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में डायग्नोस किया जाता है कि कहाँ पर बच्चे को कठिनाई है। उसके बाद से एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई करके उस कठिनाई को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण में पहले बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में पता लगाया जाता है, उसके बाद से उसकी समस्या को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग कराया जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गया। रीजन देखिए क्या दिया गया है, अ टीचर शुड बी वेल अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ। यानी कि एक शिक्षक जो है वो छात्रों के क्षमता के बारे में अच्छे से अवेयर होना चाहिए, उसके बारे में जानते रहना चाहिए, और वीकनेसेज यानी कि उसकी कमियों के बारे में, बिफोर अप्लाइंग रेमेडियल मेथड्स, बच्चों पर उपचारात्मक शिक्षण करने से पहले। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आप बच्चों की कमियों को जानेंगे, बच्चे की स्ट्रेंथ को जानेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ बच्चे को कहाँ पर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तभी तो आप वहाँ पर रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमारी एज ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम बच्चों की कमियों और उनकी ताकतों के बारे में यानी स्ट्रेंथ के बारे में समझ पाएँ, तभी तो आप रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, और ये कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, कथन है, उसका पूरी तरीके से सही से व्याख्या करता है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही से व्याख्या करता है। एक ही ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर भी देखिए एक असर्शन दिया गया है, यानी कि एक कथन दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही कथन का हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। ठीक है, चलिए पहले कथन ये दिया गया, द यंगर यू आर ईजियर इट टू लर्न अनदर लैंग्वेज। यानी कि कहा यह जा रहा है कि अगर आप छोटे हैं तो आपके लिए दूसरी भाषा को सीखना आसान होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जिस भी इन्वायरमेंट में वो होता है उसी भाषा को वो एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म यूपी में हुआ तो वो हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा अपने परिवार के सदस्यों से बोलना धीरे धीरे करके सीख जाता है। इसी प्रकार से किसी बच्चे का जन्म अगर अमेरिका में हुआ होगा तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख गया। वो कैसे सीख रहा है? वो इन्वायरमेंट की वजह से सीख रहा है। अब मान लीजिए कि आप आज की डेट में अमेरिका चले गए या फिर कोई ऐसे देश चले गए जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो आज की आपकी उम्र के हिसाब से आपको वो चीज़ें सीखने में ज़्यादा समय लगेगा, और अगर आप बच्चे रहते हैं तो उन चीज़ों को जल्दी एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है कि जितने ज़्यादा बच्चे छोटे रहते हैं, यंगर रहते हैं, उनके लिए भाषा, किसी दूसरी भाषा को सीखना वो ईजियर रहता है, यानी आसान रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
इसका रीजन देखिए क्या बताया गया, डेवलपिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिलेटिवली एफर्टलेस व्हेन इट इज लर्न ड्यूरिंग फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है। फाउंडेशनल स्टेज क्या होता है? आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसमें 5 साल पहला वाला जो है, जिसमें बच्चे का प्री प्राइमरी के 3 साल यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, तो 3 साल प्री प्राइमरी के, और प्राइमरी के कक्षा 1 और 2, तो 3 साल ये और 2 साल ये मिला करके फाउंडेशनल स्टेज बनता है। तो इस स्टेज में बच्चे भाषा को जल्दी सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से। वहीं बोला गया है कि एफर्टलेस वो बच्चे इस स्टेज में सीख सकते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और एफर्टलेस सीख सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनको अन्य भाषा सीखने में मदद मिलती है। और इसीलिए NCF 2005 जो विभिन्न स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने को एक संसाधन के तौर पर देखता है, क्योंकि बच्चे पहली बार जब विद्यालय जाएंगे प्राइमरी में यानी फाउंडेशनल स्टेज में या फिर प्री प्राइमरी में भी जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी कम से कम एक लैंग्वेज को लेकर के जाते हैं, यानी मदर टंग तो वो जानते रहेंगे, चाहे भोजपुरी ही क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करेंगे कि विद्यालय के संपर्क में आने से विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है, मान लीजिए हिंदी हो सकती है, और टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश हो सकती है, तो उसके संपर्क में आकर के बच्चे अन्य भाषाओं को सीखते हैं। तो ये कम एज में ज़्यादा आसान होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी चीज़ों को सीखना आपके लिए कठिन होता चला जाता है। ठीक है, यही बातें कही गई हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो एक ही सही तरीके से व्याख्या करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हेन यंग चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न स्टैंडर्ड ग्रामर दे टेंड टू ओवर जनरलाइज इट, दिस इज बिकॉज, यानी कि जब छोटे बच्चे स्टैंडर्ड यानी कि मानक ग्रामर, मानक व्याकरण को सीखना शुरू करते हैं, तो उस दौरान वो बहुत ही अति सामान्यकरण कर देते हैं ग्रामर के नियमों का। ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर लिंग के आधार पर कि मैं लड़का है या लड़की है, यहाँ पर खाता तय होगा, और अगर लड़की के लिए होगा तो यहाँ पर खाती हो जाएगा, यानी कि मैं खाना खाती हूँ। तो अगर लड़का या फिर लड़की जब पहली बार ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते और इसे ओवर जनरलाइज कर देते हैं, यानी अति सामान्यकरण कर देते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी चीज़ें एक ही हैं। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया, चिल्ड्रन लर्न द बेसिक रूल ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बच्चे अपने माता पिता से भाषा के बेसिक रूल्स को सीखते हैं। तो ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि माता पिता से बच्चे भाषा को अर्जित किए हुए हैं। अब यहाँ पर माता पिता के द्वारा कोई भी ग्रामर का रूल नहीं बताया गया था। आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, जब आपका जन्म परिवार में हुआ था तो आपने अपने माता पिता के द्वारा बोली जा रही भाषा को हूबहू अर्जित किया। क्या आपके माता पिता आपको ग्रामर पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, दे यूज द ग्रामर टू बी फ्लुएंट इन देयर लैंग्वेज। अब बच्चा जब पहली बार अभी भाषा के ग्रामर को सीखना शुरू कर रहा है तो वो फ्लुएंट कहाँ होता है? तो ये भी विकल्प नेगेटिव हो गया। पहला देखिए, दे कॉशियसली लर्न लैंग्वेज रूल टू बी एक्यूरेट। कॉशियसली का मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक। अब बच्चा पहली बार जब ग्रामर को सीखना शुरू कर रहा है तो इतना वो ध्यान नहीं रखता, इतना सावधानी नहीं बरतता, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। दे एज्यूम दैट द कॉमन सिंटेक्स्ट रूल अप्लाई इन ऑल सिचुएशन, यानी बच्चों को ये लगता है कि जो सिंटेक्स है वो सभी सिचुएशन में एक समान अप्लाई किया जाएगा, और इसीलिए उनके द्वारा ये गलती की जाती है अति सामान्यकरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट, यानी कि किसी लिखित सामग्री से किसी इन्फॉर्मेशन को निकालना, एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल इज। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि किसी लेख को पढ़ करके उसके बारे में अपना खुद का एक समझ विकसित करना, केवल शाब्दिक लेवल से ऊपर जा करके, ये क्या कहलाएगा? तो देखिए, जब भी बच्चा किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है और उसको जब समझ पाएगा, डीपली उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा, कॉम्प्रिहेंशन कर पाएगा, तभी उसके बारे में अपनी एक समझ डेवलप कर पाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया प्रेडिक्टिंग, तो अनुमान लगाना ये नहीं है। कंपेयरिंग, तो किसी से तुलना नहीं की गई है तो कंपेयरिंग भी नहीं होगा। स्कीमिंग का मतलब होता है कि केवल
ऊपर ऊपर से पढ़ना। जैसे कि मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आप पूरा लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ते हैं, हेडिंग देख लिया और बीच में जो मेन कंटेंट है उसको आप देख लेते हैं, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने लगेंगे तो दिन भर आपका समय व्यतीत हो जाएगा। तो स्कीमिंग इसी को बोलते हैं, यानी कि पूरा थीम प्राप्त करने के लिए ऊपर ऊपर चीज़ों को देखना। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि यहां पर बच्चा अपना खुद का इंटरप्रिटेशन केवल शाब्दिक लेवल से ऊपर जाकर के बना पा रहा है। तो इसे बोलेंगे इन्फरिंग। इन्फरिंग का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसी को बोलते हैं किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। अब जाहिर सी बात है, बच्चा जब टेक्स्ट को पढ़ करके अपना खुद का एक समझ इंटरप्रिटेशन बना पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह उस टेक्स्ट को समझा होगा, डीपली अंडरस्टैंडिंग किया होगा, इसीलिए इसे इन्फेरिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ लर्नर ऑफ क्लास 5 सेज दैट व्हेन हिज फ्रेंड स्पीक्स पंजाबी लैंग्वेज इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी कि कक्षा 5वीं का एक छात्र है जो कि ये कहता है कि जब उसका मित्र पंजाबी भाषा को बोलता है तो इसे समझना कठिन नहीं है, बट लेकिन रीडिंग इट सिम्स चैलेंजिंग। लेकिन पंजाबी भाषा को पढ़ना चैलेंजिंग है, कठिन कार्य है। दिस स्टेटमेंट्स मेक्स हिम एक्सेस हिमसेल्फ एज ही डज। यानी कि उसका यह स्टेटमेंट उसको किस प्रकार के लर्निंग के बारे में, अपनी खुद की लर्निंग के बारे में, जो बच्चा एक तरीके से असेसमेंट कर रहा है, जो मूल्यांकन कर रहा है, जो अपना आकलन कर रहा है, उसे क्या कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, असेसमेंट इन लर्निंग होगा नहीं, बाकी के 3 विकल्पों पर ही आपको फोकस करना है। पहला विकल्प दिया गया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ का मतलब होता है कि जो लर्निंग प्रक्रिया है, जो अधिगम प्रक्रिया है, वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद मूल्यांकन किया जा रहा है। जैसे कि सत्र के अंत में जब आपका पूरा लर्निंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आपकी मूल्यांकन होती है, यानी जो आपकी वार्षिक परीक्षा, उसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं बच्चा कर रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर का मतलब कि अधिगम के लिए आकलन, यानी कि अभी अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, अधिगम का प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि अधिगम यानी सीखने के लिए बच्चे का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए क्या बचा है, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में स्व मूल्यांकन की बात की जाती है। यहाँ पर देखिए, बच्चे का कोई बाहरी व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर रहा है, बल्कि बालक खुद अपने आप से मूल्यांकन कर रहा है कि जब उसका मित्र पंजाबी लैंग्वेज को बोलता है तो सुन करके समझना तो आसान है, लेकिन उसको पढ़ना मुश्किल है। यानी बालक अपना खुद का मूल्यांकन कर रहा है, इसीलिए इसे असेसमेंट एज लर्निंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसी में स्व मूल्यांकन की बात की जाती है, बालक अपना खुद का मूल्यांकन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट मेजरिंग। यानी कि भाषा का जो मूल्यांकन होता है वो मेनली किस चीज़ के मापन पर फोकस करता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, हाउ ईच लर्नर अचीव्ड इन कंपेरिजन टू हिज पीयर। यानी कि बच्चे अपने सहपाठी की तुलना में कितना अचीव कर पाए हैं, इसकी बात की जा रही है। तो देखिए, जहां पर भी दूसरे से तुलना करने की बात होगी वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चा दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है। मान लीजिए कि समावेशी कक्षा में एक ऐसा बालक है जो कि बोल नहीं सकता और दूसरा देख नहीं सकता, तो क्या मैं दोनों का कंपेरिजन कर पाऊंगा? एक जो नहीं बोल सकता उसकी भाषा का मैं कैसे आकलन कर पाऊंगा, उसके मौखिक भाषा का? इसलिए कभी भी एक दूसरे से कंपेरिजन पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिए, देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट। देखिए, यहां पर हमसे बात की गई है असेसमेंट यानी कि आकलन की, मूल्यांकन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समेटिव से ज़्यादा फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है। समेटिव का मतलब क्या हो गया कि सत्र के अंत में जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है उसे समेटिव असेसमेंट बोला जाता है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है कि बच्चे को पढ़ाने के दौरान ही, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसका लगातार आकलन होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है। तो समेटिव असेसमेंट जहाँ पर भी बात होगी वो हमेशा निगेटिव तौर पर देखा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया, लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। यानी कि भाषा के बारे में अचीवमेंट की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। किसी भी बच्चे के भाषा के असेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि वह बच्चा उस भाषा में कितना प्रोफिशिएंसी रखता है, यानी कि कितना दक्ष है उस भाषा में। इसी के माध्यम से बच्चे के भाषा का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दक्षता कहने का मतलब कि बच्चा उस लैंग्वेज का प्रयोग कर पा रहा है या नहीं दैनिक जीवन में बोलने के लिए, क्योंकि भाषा का उच्चतम उद्देश्य ये होता है कि जो कुछ भी बच्चे भाषा के बारे में सीख रहे हैं वो अपने दैनिक जीवन में कम्युनिकेट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर पाए। अब देखिए, तीसरे विकल्प में दिया गया है लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। अचीवमेंट आप नंबर के तौर पर भी देख सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश में किसी एक बच्चे ने 100 में से 99 नंबर पा लिया, लेकिन वो उस भाषा का प्रयोग कम्युनिकेशन करने में कर ही नहीं पा रहा है, तो
उसका वो अचीवमेंट के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन क्या वो दक्ष माना जाएगा? नहीं माना जाएगा उस लैंग्वेज में। भाषा का उच्चतम उद्देश्य ये होता है कि बच्चे उस भाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाए, यानी उसको यूज्ड टू हो पाए, उस लैंग्वेज को यूज करने के संदर्भ में, जिसकी बात ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टीफन क्रैशंस कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रपोजेज, यानी कि स्टीफन क्रैशन का जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है वो क्या प्रपोज करता है। ध्यान से देखिएगा, स्टीफन क्रैशन ने कई हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें से एक हाइपोथेसिस कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के नाम से जाना जाता है, यानी कि बोधगम्य निवेश। जब भी बच्चे को भाषा सिखाया जाएगा तो बच्चे का जो लेवल है उससे एक स्तर ऊपर रहेगा, तभी बच्चे कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जितना जान रहे हैं, मान लीजिए आपका लेवल आई है, अगर मैं आपको आई लेवल तक ही बताऊं तो क्या आप कुछ नया सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं आपके स्तर से कुछ कम बताऊं तो क्या आप नया सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका स्तर ये है और आपके स्तर से एक स्तर ऊपर मैं बता रहा हूं I+1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक स्तर ऊपर मैं बता रहा हूं वो आपके लिए नई चीजें होंगी, यानी कि एक निवेश के तौर पर, इनपुट के तौर पर काम करेगा, और इस इनपुट के माध्यम से आपका लेवल जो पहले आई था वो भी धीरे धीरे बढ़ करके I+ हो जाएगा, I+1 हो जाएगा। यानी कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसके संबंध में स्टीफन क्रैशन ने ये कहा था कि बच्चे के स्तर से एक स्तर ऊपर जब बताया जाता है तब बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो इसी की बात ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है। देखिए, एक्सपोजिंग लर्नर्स टू लैंग्वेज स्लाइटली एबव देयर लेवल ऑफ लैंग्वेज। स्लाइटली एबव यानी कि कुछ स्तर ऊपर की बात की जा रही है। भाषा जितना बच्चे का लेवल है उससे एक स्तर ऊपर की बात की जाती है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग बात करें, देखिए, प्रोवाइडिंग लर्नर्स द लैंग्वेज टू देयर लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्म्स। अब बच्चे का जो लेवल है, जब आप उतना ही बताएंगे तो उतना तो बच्चा पहले से जान रहा है, तो कहाँ कुछ नया सीखा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इनपुट रिसीव्ड बाय लर्नर्स थ्रू टेक्स्ट बुक एंड द टीचर्स। तो यहाँ पर किताबों के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से इनपुट रिसीव करने की तो बात की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि एक स्तर ऊपर होगा या फिर एक स्तर नीचे होगा या फिर उसके स्तर का होगा। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में सीधे तौर पर सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि बच्चे के लेवल से एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि उसके स्तर से ऊपर है अथवा नहीं है। चौथा देखिए, एक्सपोजिंग लर्नर्स टू टेक्स्ट एंड मटेरियल्स एबव द लेवल ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो टेक्स्ट होता है और मटेरियल होता है वो बच्चों के लेवल से ऊपर करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर चूंकि भाषा के बारे में इनपुट देना है, तो एक लेवल ऊपर जो होना चाहिए वो मटेरियल या फिर टेक्स्ट की बात नहीं होनी चाहिए, वो लैंग्वेज के बारे में बात होनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, साफ शब्दों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इफ एक्सपोजिंग लर्नर्स टू लैंग्वेज स्लाइटली एबव देयर लेवल ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर भाषा के स्तर से एक स्तर ऊपर की बात की जा रही है। और चौथे विकल्प में देखिए, केवल टेक्स्ट की बात की जा रही है, केवल मटेरियल की बात की जा रही है, तो ये संकुचित हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो टेक्स्ट के माध्यम से वो केवल एक ही कौशल की बात कर पाएगा, भाषा के बाकी के अन्य कौशल की बात ही नहीं हो पाएगी, इसलिए चौथा संकुचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ब्रॉड सेंस में यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।